Good afternoon, everyone. Good afternoon. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले थे, कहाँ गया रे? आज हम पढ़ने वाले थे क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रॉब्लम्स, राइट? थैंक यू साक्षी। बस बस, और कोई? ओके। तो आप लोग कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवाइज किए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, क्या होगा? एक दिन पढ़ाई हो गया, बस और क्या करना है। गिरीश ने किया है, साक्षी ने भी किया। ओके, राइट। और किसी ने नहीं किया? दो ही स्टूडेंट्स, मात्र दो स्टूडेंट्स। हाँ प्रतीक, थैंक यू। टीचर्स डे को हैप्पी तो बोल रहे हो, लेकिन टीचर को हैप्पी नहीं कर रहे। अच्छा, आदित्य ने भी किया। चलो ठीक है, आज हम प्रॉब्लम करते हैं, और प्रॉब्लम करने से आपका जो कोई भी 50-60% जिसका रहा होगा मन में कंफ्यूजन, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर हम प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन: a metal surface or a metal has a threshold frequency. A metal has a threshold frequency of 6 into 10 to the power 15 hertz. If a photon of frequency 1 into 10 to the power 16 hertz strikes the metal surface, what is the kinetic energy of the electron? हाँ, तो ये है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दिस कि अगर एक फोटोन है, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, चलो। ये क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक मेटल है, और उस मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक फोटोन है, ऊपर से आया, कितनी फ्रीक्वेंसी का? 1 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज का। उसने मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन तो निकला होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकला है या नहीं है वो भी हमको पता करना है, और अगर निकला है तो फिर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या है? एकदम सिंपली बेस्ड कॉन्सेप्ट है, राइट? तो देखो इसको कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले पिक्चर का फॉर्म देते हैं। इस क्वेश्चन को पहले पिक्चर का फॉर्म देते हैं। तो हमारे पास क्या है? एक मेटल सरफेस है। ये एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस के ऊपर ये है मेटल, ये है, इस तरीके से सोच सकते हो, दिस इज द मेटल। अभी इसके ऊपर एक फोटोन आया और उसने टकराया फोटोन। जैसे उसने इस मेटल के सतह को टकराया, कितनी फ्रीक्वेंसी का था ये? 1। इस फ्रीक्वेंसी को हम न्यू लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दावर 16 हर्ट्स। तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो क्या हम इस फ्रीक्वेंसी को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, राइट? अब देखो यहां पर है मेटल सरफेस, तो ये मेटल सरफेस का अपना एक भाव होगा। वो बोलेगा भाई मैं तो क्या बोलते हैं, मिनिमम मेरे को इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसके बाद ही मैं इलेक्ट्रॉन देना चालू करूंगा। तो मिनिमम इसको जितनी फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है, वो उसकी क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस मेटल सरफेस की कितनी है? 6 इंटू 10 टू दावर 15 हर्ट्ज। और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिखते हैं मेटल सरफेस का? न्यू नॉट। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है?
6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये आपके पास सेटअप आ गया। अभी पहला तो इसमें ये देखना है कि यहां पर ये जो फोटोन आपने भेजा है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है या नहीं। पहले आप ये मेरे को बताओ, इज दिस फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल सरफेस। राइट, ज्यादा है, समझ में आता है। हाँ, कैसे, क्योंकि ये 10⁻16 है बाबा, और ये 6 इंटू 10⁻15 मतलब 10⁻15 ऑर्डर का है, ये 10⁻16 ऑर्डर का है। तो डेफिनेटली हमारा डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो फिर इलेक्ट्रॉन विल रिलीज, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विल रिलीज, निकल जाएगा। तो यहां से जैसे उसने उसके ऊपर स्ट्राइक किया, हमने कल एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में लिखा था कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्ट्राइकिंग ऑफ द फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जैसे इसने ऊपर टकराया, अगर इसकी न्यू इससे ज्यादा है, तुरंत क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तुरंत। राइट, तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकला, तुरंत क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल आया। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा एक रफ्तार से निकलेगा, बराबर। तो वो रफ्तार से जो निकलेगा उस रफ्तार में एक एनर्जी रहेगी। कैसे, जैसे कि आप देखते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं तो गाड़ी बहुत स्पीड से चलती है, तो जिसकी गाड़ी जितनी ज्यादा स्पीड से चल रही होती है और अचानक से उसके सामने क्या आ जाता है, एक पेड़, तो वो बहुत ज्यादा उसको डैमेज हो जाता है क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा थी। लेकिन अगर एक गाड़ी बड़ी स्लो चल रही है और सामने क्या है, पेड़ आ गया, तो ब्रेक फेल है, लेकिन क्या है, गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, तो गाड़ी स्लो चल रही है तो टकराया, तो कुछ ज्यादा डैमेज होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्लो गाड़ी का काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन स्पीड वाली गाड़ी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो जिसका एनर्जी जितना ज्यादा होता है काइनेटिक का, वो उतना डैमेज कर देता है। राइट, तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से भागेगा तो एक काइनेटिक एनर्जी भागते 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 उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी है, यही क्वेश्चन ने पूछा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमको क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि एनर्जी को कभी भी क्या बोलते हैं, एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जैसे माँ ने मारा थप्पड़, राइट, तो माँ के थप्पड़ में क्या था, एनर्जी था। अभी देखोगे ऐसा, वो जो थप्पड़ मारा माँ ने, तो कुछ एनर्जी का कुछ हिस्सा हमारा गाल सुजाने में चला गया, राइट, और कुछ एनर्जी का दूसरा हिस्सा आंखों से आंसू निकालने में चला गया। समझ में आ गया ना। तो एनर्जी क्या है, वो दो हिस्सों में बंट गई। उसी तरीके से यहां पर जो एनर्जी आ रही है इस फोटोन के द्वारा, जैसे उसने इसको थप्पड़ मारा, राइट, तो एनर्जी दो भागों में बट गई। कौन सी एनर्जी, एक जो इससे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़ा हुआ था अंदर अंदर, वो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ने में चला गया। जैसे माँ ने मारा तो हमारे दांत तो टूट गया होगा ना, तो एक तो दांत टूटा होगा, और दांत टूटा तो फिर आंख से आंसू भी निकला होगा, ठीक है, और आंसू निकला तो हम भाग गए होंगे तुरंत वहां से। तो वैसे यहां से अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या होंगे, बॉन्ड। तो पहले तो कुछ एनर्जी का हिस्सा खर्चा होगा बॉन्ड को तोड़ने में, भाई बॉन्ड तोड़ो 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 तोड़ो, बॉन्ड टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहला एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्चा हुआ बॉन्ड को तोड़ने में, और एक बार बॉन्ड टूट गया तो फिर वो इलेक्ट्रॉन फिर वहां से निकलेगा रफ्तार से, राइट। तो यहां पर हम जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जरा ध्यान से देखिए। ये न्यू आ रही है, इस फोटोन से एनर्जी आएगी, तो इस फ्रीक्वेंसी का एनर्जी क्या होगा, एच न्यू। इस फ्रीक्वेंसी का एनर्जी कितना होगा, एच न्यू। अभी देखो ये जो एनर्जी आई एच न्यू, ये डिवाइड हो गई दो हिस्सों में। पहला हिस्सा बॉन्ड को तोड़ने के लिए गया, उस मेटल में अपना एक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, कोई दूसरा मेटल लोगे तो उसका एक अपना बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो वो हर मेटल का अपना एक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, और उसको हम बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन, राइट। तो वर्क फंक्शन कैसे निकलेगा, न्यू नॉट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट प्लस जो बाकी का एनर्जी बच गया वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी दे देगा। तो यहां चला गया काइनेटिक एनर्जी।
अभी हम क्या लिखेंगे, ये जो फाई नॉट है, ये जो वर्क फंक्शन है मेटल का है ना, वो क्या है, कैसे निकलेगा, एच न्यू नॉट से निकलेगा। फाई नॉट क्या होता है, एच मल्टीप्लाइड बाय न्यू नॉट, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है जितनी ये डिमांड कर रहा है भाई मिनिमम मेरे को इतनी चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, उस मिनिमम एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग एच, और वही उसका वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो हम इधर लिखते हैं फाई नॉट की जगह एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास पूरा जो फॉर्म आ गया है, आइंस्टाइन ने जो निकाला वो बड़ा सिंपल फॉर्मूला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। राइट, अभी आपको समझ में आ गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली है क्या। इट इज सिंपली नथिंग बट मां के मारा हुआ थप्पड़ और गाल सूजा हुआ, आंख से आंसू एंड देन भागा हुआ चीज। यहां तक समझ में आया, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अभी हमारे पास प्रॉपर डेटाज है, तो डेटाज का इस्तेमाल करते हुए आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ कि कहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाना आना है। ओके, शिवानी का क्लियर हो गया, गुड। राइट, तो अभी आपके पास ये इक्वेशन आ गई है फाइनल। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास किस किस की डेटा दी गई है, या हमारे पास क्वेश्चन में किस किस का वैल्यूज हमारे पास है। एच का वैल्यू हमारे पास है, वो तो रटा हुआ रहता है 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड रटा हुआ है। न्यू दी गया है, यस, तो इसको टिक कर देते हैं। एच दिया गया है, वो तो था ही, फिर से पुट कर देंगे। न्यू नॉट दिया गया है, हाँ भाई न्यू नॉट भी दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो नहीं दिया गया है उसको एक तरफ ले आओ और जो दिया गया है उसको एक तरफ ले आओ और फिर सॉल्व कर दो, खत्म। राइट रोहन, यहां पर हमने जो फाई नॉट लिखा है वो फाई नॉट क्या है, उस मेटल का वर्क फंक्शन है। राइट, मतलब उसका अपना एक भाव है, सबका अपना अपना एक एटीट्यूड रहता है ना। एटीट्यूड, भाई इतना मैं कर पाऊंगा, पहले मेरे को इतना बता दे उसके बाद मैं करूंगा। तो इसका इस मेटल का जो एटीट्यूड है वो बोलता है कि मेरे को इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी चाहिए। अब इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो एच मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एच इंटू न्यू नॉट हो जाएगा। और इसी फ्रीक्वेंसी को, उसके एटीट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, एच न्यू नॉट लिख दिया। अब ये जो फाई नॉट था इसको हम एच न्यू नॉट लिख पा रहे हैं, और ये फाई नॉट क्या है, उस मेटल का वर्क फंक्शन। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तो एज इट इज लिख दिया। चलो, श्रद्धा ने आंसर निकाल लिया है, अभी हम आंसर निकालते हैं। तो जरा स्टेप्स यहाँ पर चेक कीजिए। गुड श्रद्धा, जरा देखते हैं यहाँ पर आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। So our equation to solve is h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy। हमारे पास ये नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ ले आओ, जो पता है h nu माइनस h nu naught को एक तरफ ले आए। फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h, कॉमन है बाहर निकाल दो, न्यू माइनस न्यू नॉट हम कर देते हैं। राइट, फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h की वैल्यू हम क्या डालें, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या थी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ न्यू, न्यू वाज फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी और फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई थी, 1 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज। राइट, तो इधर हम लिखते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 60 माइनस न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कितना दिया गया था, 6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो इधर हम लिखते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी देखो यहां पर क्या है, आपको ये स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा स्टेप आपको सॉल्व करना है, यहां पर दिया गया है 10 टू द पावर 16 माइनस समथिंग इन 10 टू द पावर 15। तो क्या आप 10 टू द पावर 16 को 10 टू द पावर 15 माइनस ऐसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ का ये रूल है कि आप जिसको माइनस कर रहे हो दोनों का जो एक्सपोनेंट है, ये इसमें एक्सपोनेंट क्या है 16 और इसमें एक्सपोनेंट क्या है 15,
तो दोनों का एक्सपोनेंट सेम नहीं है, तो आप इनको कैलकुलेशन में नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का एक्सपोनेंट सेम कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे, या तो आप इस 16 को 10 टू द पावर 15 में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो इस 15 को 10 टू द पावर 16 में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी ये कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। हमारे पास है 1 इंटू 10 टू द पावर 16। मैं 10 टू द पावर 16 नहीं रखना चाहता, मैं इस 10 टू द पावर 16 को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, 10 टू द पावर 15 में कन्वर्ट करना चाहता हूं। कैसे करेंगे, देखो चलो 1 इंटू 10 टू द पावर 16 लिखा था, राइट। अब मैंने क्या किया, 10 टू द पावर 15 लिख दिया, 10 टू द पावर 15 मैंने लिख दिया। कन्वर्ट कर रहा हूं तो पहले 10 टू द पावर 15 लिख दिया जो मैं चाहता हूं। अभी 10 टू द पावर 16 था, 10 टू द पावर 15 हो गया, मतलब मैंने क्या किया, क्या किया, एक यूनिट घटा दिया, राइट। एक यूनिट घटा दिया तभी तो यहां पर 15 आ गया। तो अगर एक यूनिट घटाया है तो यहां पे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बन पा रहा है ना, क्योंकि 10 टू द पावर 16 था, मैंने 10 से डिवाइड किया तभी तो 10 टू द पावर 15 आया। अब 10 टू द पावर 15 है, लेकिन होना चाहिए था क्या पूरा टोटल 10 टू द पावर 16, तो कैसे होगा, 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 1 इंटू 10 टू द पावर 16 को 10 इंटू 10 टू द पावर 15 फॉर्म में लिखा, और इसको अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 10 टू द पावर 16 आएगा। कैसे, बिकॉज 10 टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर b इज इक्वल टू 10 टू द पावर a प्लस b, ऐसे बनता है। तो यहां पर 10 टू द पावर a क्या है 1, और 10 टू द पावर b क्या है 15, तो इधर क्या आ रहा है 1 प्लस 15, अगेन 10 टू द पावर 16 आ रहा है। यहां तक क्लियर है, ये वाला फंडा समझ में आया कि कैसे हम 10 टू द पावर 16 को 10 टू द पावर 15 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके गुड, राइट। अभी आप देखो यहां पर, तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 15, इस पूरी चीज को 10 इंटू 10 टू द पावर 15 में लिखा, माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 15, ठीक है। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं, फिर देखो क्या आ जाएगा 6.626 10 रेज टू माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय, तो 10 टू द पावर 15 10 टू द पावर 15 कॉमन है तो बाहर निकाल लो। अब क्या बच गया, इधर से 10 टू द पावर 15 बाहर निकाला तो 10 बचा, माइनस इधर से 10 टू द पावर 15 बाहर निकाला तो 6 बचा, तो 10 माइनस 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6.626 इंटू, अब देखो माइनस 34 प्लस 15 कितना आएगा जरा बताओ, ये आ जाएगा 9 और ये 10 19, राइट, ये 19 आ जाएगा, 9 करेंगे तो 24 और 10 34, यस, तो ये आ जाएगा -19। ये सॉल्व हो गया, इन दोनों का एक्सपोनेंट मैंने ऐड करके ये फाइनल आंसर निकाल दिया। अब यहां पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, फिर आप क्या करो फाइनल आंसर 4 इंटू दिस, 4 6 24, 4 2 8 प्लस 2 10, 4 6 24 प्लस 1 25, 4 6 24 प्लस 2 26, 26.504 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। तो फाइनल आंसर आपके पास इतना आया। तो इतनी रफ्तार से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आप देखो काइनेटिक एनर्जी देखो पावर -19 है, माइनस में है, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत धीमी स्पीड से निकलेगा, बहुत धीमी स्पीड से निकलेगा। समझ में आ गया ये वाला पूरा कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है, ये फॉर्मूला कैसे निकाला है, कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया है। ओके, अथर का भी सेम आंसर आया, वेरी गुड। हमेशा याद रखिए कि आपको यूनिट कभी भी नहीं भूलना है, कैलकुलेशंस में गड़बड़ी नहीं करनी है, भले ही हौले हौले करो लेकिन आंसर करेक्ट आना चाहिए विद द यूनिट।
हाँ, वी राइट नंबर विद डन 1 डेसिमल। यस यस गिरीश, आप इस आंसर को 1 डेसिमल के साथ भी लिख सकते हो, नहीं तो 2 डेसिमल के साथ भी लिख सकते हो। ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है कि हमको 1 डेसिमल वाला ही आंसर लिखना है। वो क्या होता है, जब एमसीक्यूज आते हैं और एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस होते हैं, तो उस हिसाब से फिर हमको अपना वही आंसर को बदलना पड़ता है। अदरवाइज अगर एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको ऐसा 1 डेसिमल या 2 डेसिमल वाला कुछ रूल नहीं रहता है। नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते टाइम कुछ ऐसा रूल नहीं है। अगर आपको आदत है साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, देन इट इज वेल एंड गुड, बट मेरी तरफ से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। लगता है बाकी बच्चे सो गए। डन, छाप लिया, ओके, वेल एंड गुड। अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो पहले मैं आपको एक करते हैं, बोर्स पोस्टुलेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। बोर्स पोस्टुलेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये हम बाद में प्रॉब्लम सेशंस लेकर और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, मेरे लेक्चर में कैसे सोओगे? क्या सोने के लिए तो क्या बोलते हैं, अभी तो खा के दबा के आए होगे, राइट। मम्मी का बना हुआ पूरन पोली और उसके साथ आमटी और दोपहर का गर्मा गर्म समय, आहा, ये तो नींद के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, राइट। अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा ही खाया है। चलो चलो, हाँ गिरीश ने अच्छा याद दिलाया, ग्राफ्स भी बताना है, बराबर। ग्राफ्स भी चलो बता देते हैं। ओके, तो हम ग्राफ्स बताते हैं। ग्राफ्स, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ्स भी आते हैं, ग्राफ्स। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने v स्पीड से फेंका, तो ये एक क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट का सपोज मास है m, राइट। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी को हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हाफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, भूल तो नहीं गए? नहीं भूले होंगे, राइट। अभी देखो यहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में आप देखोगे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, डेफिनेटली इसका भी कुछ मास है। आपको याद होगा, मैंने आपको बेसिक्स लेक्चर्स में सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। सो मच हैवी नहीं, बहुत हल्का होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसका कुछ मास है। इसको तो अभी हमने क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी से दिया, तो पक्का इसकी वेलोसिटी होगी, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कि जब एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के ऊपर ये फोटोन गिरता है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मास ले लो me। me क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। और ये एक स्पीड पकड़ेगा, ये एक वेलोसिटी से मूव करेगा। वेलोसिटी को आप लिख लो ve। सो ve क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, me क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ me स्क्वायर। आसान है, इधर मास बॉल का था m, v था स्पीड, तो हाफ mv स्क्वायर लिख दिया। इधर मास है इलेक्ट्रॉन का me, वेलोसिटी है ve, तो फिर क्या काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, हाफ me स्क्वायर ve स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है, इसको यहां पर हम लिखेंगे h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं अब वो वाला इक्वेशन लिखूंगा। अब आप बोलोगे सर हमने एक स्टेप और डीप में क्यों गए, पानी की गहराई, सॉरी समुद्र की गहराई में हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा भाई वेलोसिटी निकालो कि किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो फिर आप कैसे करोगे?
तो फिर आपको ये स्टेप पता होना चाहिए, ये पता है, ये पता है, मास पता है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे? जब हम एक स्टेप और डीप में जाएंगे। हाँ राइट। अभी देखो यहां से हम ग्राफ निकालते हैं, तो ग्राफ में क्या आता है, सबसे पहले हमें ग्राफ बनाते हैं, द ग्राफ इज बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। पहला जो ग्राफ आता है वो हम ये है काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये है ग्राफ, पहला वाला ग्राफ। अभी देखो इसमें क्या है, आपको बस रिलेशन बताना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो फोटोन की आ रही है वो कैसे डिपेंड करती है, कैसे रिलेट होती है। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है। सोचो मेरे पास जो मेटल सरफेस है, राइट, मेरे पास जो मेटल सरफेस है उसको चाहिए कितना फ्रीक्वेंसी, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻15 हर्ट्ज। ऐसा बोला गया है कि इस मेटल सरफेस की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है 5 × 10⁻15 हर्ट्ज, राइट। अब सोचो कि ये 5 × 10⁻15 हर्ट्ज कहां पर है, सोचो कि ये 1 × 10⁻15 हर्ट्ज है, 2 × 10⁻15, 3 × 10⁻15, 4 × 10⁻15, 5 × 10⁻15, 6 × 10⁻15, लाइक दिस 8 9 10 हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो है डंडियां जा रही हैं। तो हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी था न्यू नॉट वाला, वो इस वाले एक्सिस पे कहां पर दिख रहा है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ये तो ये हमारा न्यू नॉट हो गया, ये वाला पॉइंट, राइट। ये वाला पॉइंट हम मार्क कर देते हैं कि ये न्यू नॉट है। अब देखो यहां पर आपको क्या देखना है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैंने ऊपर से फोटोन देना चालू किया, तो मेरे को पता नहीं था कि इस मेटल का फ्रीक्वेंसी कितना है, इसको मिनिमम कितना चाहिए, तो मैंने अपना मन की इच्छा से फ्रीक्वेंसी देना चालू किया। तो फ्रीक्वेंसी देना चालू किया तो पहले मैंने क्या किया, 1 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया, राइट। ये 1 × 10⁻15 हर्ट्ज है, 1 × 10⁻15 हर्ट्ज है, तो मैंने इतना दिया। लेकिन क्या 1 × 10⁻15 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी अगर दूंगा मैं उस मेटल के ऊपर, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बताओ आकांक्षा, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा अगर मैं इसके ऊपर 1 × 10⁻15 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर देता हूं? सब चुप हो गए, मौन व्रत, नहीं निकलेगा। साक्षी ने बोला, राइट, श्रद्धा ने भी बोला, लेकिन आकांक्षा ने नहीं बोला। साक्षी माता ने बोला, श्रद्धा ने बोला, लेकिन आकांक्षा ने नहीं बोला। आकांक्षा आई नहीं है क्या? हाँ, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बराबर। तो इधर इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं। फिर 2 × 10⁻15 हर्ट्ज दूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। 3 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये नहीं निकलेगा। 5 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? तो भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि भाई सारा का सारा एनर्जी खर्चा हो गया, लेकिन वो स्पीड नहीं पकड़ेगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल के बाहर आ जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन अंदर था, जस्ट बाहर आ जाएगा, लेकिन मूव नहीं करेगा, क्योंकि सारा एनर्जी तो इधर ही खर्चा हो गया बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल के बाहर, तो बाकी खर्चा है ही नहीं, बाकी एनर्जी है नहीं। तो अब जब हम इस 5 के ऊपर देंगे, अगर मैंने 5.1 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी पकड़ेगा। तो हम देखते हैं कि जैसे ही न्यू नॉट क्रॉस करेगा तो आपकी ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगी, इस तरीके से बढ़ने लगी। तो ये जो हो जाएगा ग्राफ आपका इस तरीके से धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर न्यू नॉट लीनियर कर्व पकड़ रहा है ना। फिर आप जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो हमने तो वही लिखा था ना कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट में, नोट्स में लिखा था कि द विद द इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। लेकिन कब? जब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार करेगा तब, उसके पहले तो नहीं। ये वाला ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है कॉन्सेप्चुअल ग्राफ बनाया है, अब इसी ग्राफ को मैं मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकता हूं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, राइट? कैसे, देखो इधर मैथमेटिकल प्रूफ इसका देखो, तो इसकी तो कुछ जरूरत नहीं है, इट वाज आवर रफ
to understand the basics. Mathematical proof. तो आपको सूर्यकांत सर ने अभी तक तो पढ़ा दिया होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे आता है, राइट? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा दिया ना, राइट? अभी देखो वैसा ही कुछ इक्वेशन यहां पर बनने वाला है। क्या होगा? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है। इस वाले इक्वेशन के ऊपर फोकस करो। मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। तो क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी एक तरफ ले आओ और बाकी के बंदे उस तरफ खींच दो। एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो गया, दिख गया? अब देखो थोड़ा खेल यहां पर। काइनेटिक एनर्जी इज आवर वाई एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी इज आवर वाई एक्सिस। एच कॉमन है, एच बाहर निकाल लो, क्या बचा? न्यू माइनस न्यू नॉट। नहीं, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको ऐसे करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, राइट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो मेटल के लिए तो कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस के टाइम पे, पूरे प्रोसेस के टाइम पे, राइट? आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो, लेकिन क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल रही है? क्या नहीं बदल रही। इसका मतलब वो क्या हो गया? फिक्स वैल्यू, राइट? अगर कोई वैल्यू फिक्स हो जाती है, इस केस में न्यू नॉट फिक्स हो गया, तो फिर उसका कांस्टेंट बोल सकते हो, चेंज नहीं होता है। तो एच न्यू तो चेंज हो रहा है क्योंकि न्यू हम चेंज करके देख रहे हैं, एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, छठा डाला, ऐसे चेंज करके देख रहे हैं, तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, राइट? तो इसको मैं एच न्यू ऐसे लिखा रहता हूं, माइनस एच न्यू नॉट। ये जो बंदा है, ये बंदा न्यू नॉट जो है, ये फिक्स है, ये फिक्स है उस रिएक्शन के लिए, मतलब उस प्रोसेस के लिए फिक्स है, तो उसको मैं कांस्टेंट लिखता हूं, एच न्यू नॉट को पूरा कांस्टेंट लिख देता हूं सी, ठीक है? क्योंकि एच तो कांस्टेंट था, न्यू नॉट इस प्रोसेस के लिए फिक्स हो गया, तो पूरा मिला दो, फिक्स इंटू फिक्स इज इक्वल टू फिक्स, और वो हो गया कांस्टेंट सी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपका लिया गया है वाई एक्सिस पे, काइनेटिक एनर्जी लिया गया है आपका वाई एक्सिस पे, राइट? न्यू 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 आपका लिया गया है एक्स एक्सिस पे। न्यू कौन सा एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। ये है एच माइनस सी, राइट? तो y इज इक्वल टू एच एक्स माइनस सी हो गया। अभी h क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? h क्या है? कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। कौन माइकल उसको बदल सकता है? कोई बदल नहीं सकता, तो फिर यहां पर h फिक्स रहेगा। तो हम अभी मैथ के फॉर्म में कैसे लिख पा रहे हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो आप लोगों को ग्राफ बनाना आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बनाना आता है, राइट? अगर y इज इक्वल टू, चलो आपको मैथ भी पढ़ा देते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, ठीक है ना? तो इस पॉइंट पे अगर x 0 है, इस पॉइंट पे x 0 है, तो अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई? c, सम कांस्टेंट वैल्यू। तो ये 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? सम कांस्टेंट। से सपोज दिस, फिर x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। लेकिन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बनाना है, लाइक दिस। तो ये है पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव y एक्सिस, राइट? तो y x की वैल्यू अगर 0 होगी, अगर मैं ओरिजिन पे हूं तो x की वैल्यू कितनी है? 0। y इज इक्वल टू m इंटू 0 माइनस सी। तो m इंटू 0 हो गया 0, y की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस सी। माइनस सी ऑन व्हाट एक्सिस? y एक्सिस। तो ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस, और इस y एक्सिस पे कोई कांस्टेंट नंबर है, सपोज 5 ले लो, तो माइनस माइनस है, तो -5 ऊपर तो नहीं आएगा, -5 नीचे आएगा, ये है माइनस सी, राइट? अब यहां से ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से, देख पा रहे हैं ना? अब ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो हमको जो ग्राफ यहां पर दिखा, हमको जो ग्राफ यहां पर हमने बनाया, सही बनाया, क्योंकि अगर आप इस लाइन को ऐसे खींचोगे नीचे, डॉट 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 कर दोगे, डॉट 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 कर दोगे, तो फिर तो वो डेफिनेटली माइनस वाई को कहीं ना कहीं तो टच करेगा ही करेगा,
राइट ना, इसको अगर हम कर देंगे, घुमा देंगे, तो माइनस वाई को तो कहीं ना कहीं तो टच करेगा, सम कांस्टेंट विल कम, राइट। सो दिस इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नथिंग बट एच न्यू नॉट। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है कितनी आई, एच न्यू नॉट आई। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई, इतना जो उसने डिस्टेंस छोड़ के ग्राफ बना, वो एच न्यू नॉट हो गया, राइट। अब अगर क्वेश्चन ने पूछा कि सर मुझे स्लोप चाहिए, मुझे इस ग्राफ का स्लोप चाहिए। स्लोप मतलब क्या, पहाड़ कभी देखोगे झुके हुए रहते हैं, कभी पहाड़ बहुत स्टीप रहते हैं, चढ़ना बड़ा कठिन होता है, तो उसको बोलते हैं उसका इंक्लिनेशन, बेस के साथ कितना इंक्लिनेशन है उसको बोलते हैं उसकी स्लोप। तो ये जो आता है इसको हम बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप मैथ में आपने पढ़ा होगा कि जो स्लोप होता है इक्वेशन का, वो ये फैक्टर देता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है एम, वो ये स्लोप देता है इक्वेशन का। तो यहां पर m क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट h, राइट। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h। तो इस पूरे ग्राफ का मैथमेटिकल प्रूफ, कॉन्सेप्चुअल प्रूफ, और यहां पर कुछ छोटी छोटी चीजें जो अगर आपसे एग्जाम में पूछी गई तो आप बता सकते हो। तो अभी बताओ इधर कहां डाउट है। तो ये जल्दी जल्दी छाप लो, ये वाला छाप लो। साक्षी ने लिख लिया, अथर्व ने लिख लिया, बाकी लोग शायद लिख रहे हैं। देखो जिसका कंप्लीट हो गया है ना, अंगूठा देना, अंगूठा, अंगूठा दो, तभी मैं आगे बढ़ दूंगा। मैं स्पीड जा रहा हूं क्या, बताओ। अगर स्पीड जा रहा हूं तो बोल दो, मैं स्लो हो जाऊंगा। एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने को, फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। तो थोड़ा मेरे को स्पीड पकड़ना पड़ रहा है। ओके, थोड़ा स्लो कर लेते हैं, राइट, थोड़ा स्लो कर लेंगे। ठीक है यश, ओके, चलो ये हो गया। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, इसी ग्राफ से रिलेटेड है, इसी ग्राफ से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, लेकिन होमवर्क है आपके लिए। द होमवर्क क्वेश्चन इज, पहले हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी इधर लिया था और फ्रीक्वेंसी इधर ली थी। अब मैं पलट दूंगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा फ्रीक्वेंसी इधर और काइनेटिक एनर्जी इधर, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, प्लॉट द ग्राफ, राइट। तो कैसे प्लॉट करना है, हाँ आते आते हैं गिरीश, उसके ऊपर भी आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, न्यू और काइनेटिक एनर्जी जब मैंने पलट दिया तो ग्राफ कैसा आएगा। तो आपको अगर कंसेप्ट पता है तो कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, और अगर आप मैथमेटिकली जाना चाहते हैं ग्राफ को बनाने के लिए तो मैथमेटिकली भी जा सकते हैं। दोनों रास्ते एक जगह पर ही मीट करने वाले हैं। तो अब आपका ये कल हम देखेंगे, मंडे को देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या आएगा, आप बताना, राइट। अच्छा, अब जो ग्राफ बनाना है, एक और एक ग्राफ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। ये ग्राफ बनानी है, मतलब इधर मैंने काइनेटिक एनर्जी ले लिया और इंटेंसिटी ले लिया आई। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको एक बार बताया था, इसको हम बोलते हैं गाढ़ा। इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, गाढ़ा, गाढ़ा, राइट। जैसे कि क्या,
जैसे कि कलर वलर नहीं और नहीं, जैसे कि आप देखो ये कलर है, ये कलर है ग्रीन, राइट, ये एक लाइट है। अभी ये एक लाइट है, तो हाँ, तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो दो कलर आपको दिखाई, एक मैंने आपको दिखाया ग्रीन और एक और एक भी दिखाई मैंने ग्रीन। तो बोलोगे सर दोनों तो ग्रीन ही है बट अंतर भी तो दिख रहा है। एक बड़ा लाइट है, राइट, एक बड़ा लाइट है, लाइट ग्रीन, और एक बड़ा डार्क है, डार्क ग्रीन। एक लाइट है और एक डार्क है। तो जो डार्क है वो डार्क है, जो लाइट है वो लाइट है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं कि ये गाढ़ा है, ये वाला कलर गाढ़ा है, लेकिन ये वाला कलर फीका है। तो अब जो गाढ़ा कलर आया वो कैसे आया, अभी गाढ़ा कलर आप कैसे लेकर आए, राइट, बताओ बताओ कैसे आप गाढ़ा कलर बनाए। कभी कभी आता है ना, जैसे कि सपोज आप एक दीवार पर पेंट लगाना चाहते हो, तो देखोगे पहले पहले क्या होता है, जो पुताई करने वाला आता है, राइट, वो पहले व्हाइट कलर मार देगा, फिर उसके बाद आप जो रंग देना चाहते हैं पसंद का, सपोज लाल देना चाहते हैं, हरा देना चाहते हैं, रेड देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, तो अगर वो पुताई करने वाला पेंटर घर को एक बार पहले व्हाइट वॉश करके रेड कलर मारता है, बट एक ही बार उसने मारा, तो देखोगे कलर जो है बड़ा फीका आया है, एकदम फीका आता है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि नहीं भाई मेरे को थोड़ा और गाढ़ा कलर चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उसी तरीके से मतलब फिर से एक बार फिर से पुताई करेगा, मतलब 2 बार पुताई की, फिर वो नहीं अभी नहीं चाहिए, फिर से एक और एक करो, तो तीसरी बार करता है, तो ऐसे 3 बार करेगा तभी देखना वो कलर गाढ़ा आएगा। तो इसमें हुआ क्या, 3 बार आपने सेम कलर का इस्तेमाल किया, राइट। तो उसी तरीके से, हाँ उसी तरीके से आप देखो, तो जब हम बोलते हैं ना इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। अभी गाढ़ापन कलर कैसे, लाइट कैसे गाढ़ा बनता है, लाइट गाढ़ा तभी बनता है जब उसमें फोटोन की संख्या बढ़ जाती है। समझ में आ गया ना, जैसे और क्या एग्जांपल दे सकता हूं आपको मैं, जैसे कि आप देखते हैं, आपने पिया होगा, ये पिया होगा, क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन का एक बनता है, शीरा बनता है, हाँ गुलाब जामुन का एक शीरा बनता है, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पतला शीरा बनता है। क्यों पतला शीरा बनता है, क्योंकि पानी बॉईल हो रहा था तो हमने बड़ा कम चीनी डाला था, तो बहुत पतला शीरा बनता है। और कभी कभी जाके देखोगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत मोटा शीरा बनता है, गाढ़ा शीरा बनता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने चीनी उतने ही पानी में, आधा पतीला पानी लिया, उतने ही पानी में जो पहले केस में था उतने ही पानी में हमने अभी क्या कर दिया, डबल चीनी डाल दिया। समझ में आ गया, अभी समझ में आ रहा है, एक गाढ़ा है और एक फीका है, फीका शीरा। तो जो गाढ़ा शीरा क्यों आया, क्योंकि आपका पानी का लेवल दोनों केस में सेम था, बट इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ शुगर के पार्टिकल ज्यादा हो गए, उसमें शुगर के पार्टिकल कम थे। तो उसी तरीके से यहां पर देखोगे जो डार्क ग्रीन लाइट आती है, जो लाइट आएगी, ऐसे लाइट आएगी, तो जो लाइट आ रही है वो लाइट क्या है, आपका गाढ़ा है, मतलब उस लाइट के अंदर फोटॉन्स होंगे, तो फोटॉन्स बहुत सारे, पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने आते हैं अगर ज्यादा होते हैं तो फिर क्या होता है, वो कलर इंटेंस हो जाता है। लेकिन अगर उसी पर यूनिट एरिया फोटॉन्स कम है तो क्या हो जाता है, वो कलर लाइट हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर मेटल ले रहे हैं, यहाँ पर हम मेटल ले रहे हैं। अभी लास्ट चीज है हमारे क्लास का, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। देखो ये हमारा एक मेटल सरफेस है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हमारा पास मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है। अब ये मेटल सरफेस देखो यहां पर हम लिखते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर, राइट, ये हमने विबगर लिख दिया।
अब ये, हाँ शीरा मतलब लिक्विड, अक्षय यस। तो अभी देखो ये जो मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस बोल रहा है, इसका भी अपना एक एटीट्यूड है। वो बोलता है कि भाई मेरे को तुम क्या है, मेरे को तुम क्या है, मेरे को तुम क्या है, येलो कलर की लाइट मिनिमम तुमको देनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी वाली, तभी जाकर मैं फोटो इलेक्ट्रॉन रिलीज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। समझ में आ गया? अब ये केस हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर हमको पता नहीं था कि भाई इसका डिमांड क्या है, हमको पता नहीं था। ये तो हमने उसका क्या बोलते हैं, जन्म कुंडली निकाली, तब पता चला कि इसका कलर, इसको मिनिमम इसका एटीट्यूड है येलो चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने हाँ, तो सबसे पहले मैंने इस मेटल सरफेस के ऊपर येलो कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट फेंक दी। हाँ ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं गिरीश, ग्राफ के ऊपर आ रहे हैं, टेंशन मत लो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो हम क्या कर रहे हैं, एक येलो कलर की लाइट हमने डाली, तो देखा कि येलो कलर की लाइट डाली तो हमने क्या देखा, अरे इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है। फिर हमने सोचा कि शायद मैंने बड़ी फीकी लाइट डाली है येलो कलर, मैं थोड़े गाढ़ा येलो कलर निकालता हूं, गाढ़ा येलो कलर देता हूं। तो गाढ़ा येलो कलर देते हैं, तो अभी देखो गाढ़ा येलो कलर आया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, किससे क्वेश्चन पूछूं मैं, आप शुभम, शुभम बताएगा। शुभम बताओ कि मैंने पहले एकदम फीका येलो कलर डाला था, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, राइट। अब मैंने क्या बोलते हैं, गाढ़ा येलो कलर डाला, तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस मेटल सरफेस के लिए? तो यहां पर सब लोग यस यस बोल रहे, सब लोग गलत है, सब लोग बोल रहे गलत है। जो कोई भी बोल रहे हैं कि गाढ़ा येलो कलर डालने से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा, गलत है। क्यों, क्यों गलत है? अरे भाई आप येलो कलर डाल रहे हो, आप येलो कलर डाल रहे हो, फर्क ये नहीं पड़ता कि वो गाढ़ा है या फीका है। वो बोल रहा है कि भाई मेरे को क्या बोलते हैं, मिनिमम मेरे को, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को क्या है, ये ऑरेंज कलर देना चाहिए था, राइट। आपका आंसर इस केस के लिए सही रहेगा, बट मैं कुछ बताना कुछ और चाहता था, मैं बताना कुछ और चाहता था। क्या बताना चाहता था, वो अलग चीज थी। मेरे पास येलो कलर नहीं था करके मैंने वो येलो कलर डाला। क्या बनाते हैं, हाँ ऐसा वही रखते हैं, येलो कलर ही हम अपना फिक्स रखते हैं कि येलो कलर इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कलर। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देते हैं, रेड कलर इस चूज करते हैं। आपका आंसर सही है, बट मैं कुछ कंसेप्ट और क्लैरिफाई करना चाहता हूं, दूसरा कंसेप्ट क्लैरिफाई। हाँ अभी देखो, अब मैं एक, पहले ये सोचो तो लाइट रेड है, राइट, ये लाइट रेड कलर है, लाइट रेड कलर को मैंने डाला तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, राइट। अब मैंने क्या किया, ठीक है अब थोड़ा गाढ़ा रेड कलर डालते हैं, तो ये और इंटेंस रेड कलर हो गया, राइट। हाँ तो अब मेरा, हाँ अब मेरा क्वेश्चन है, कहाँ गया, कहाँ गया, किससे क्वेश्चन पूछा था मैंने, शुभम से। तो शुभम बताओ, लाइट रेड डालने से तो येलो क्या बोलते इलेक्ट्रॉन नहीं निकला था, लेकिन अगर इंटेंस रेड कलर डाली मैंने तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएगा? हाँ, अरे शुभम हाँ बोल रहा है, नहीं शुभम नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? अरे देखो, अगर कोई बच्चे को क्या बोलते हैं येलो कलर की जैकेट अच्छी लगती है, आप उसको रेड कलर की चमचमाती हुई जैकेट भी दे दो तो मना कर देगा, बोलेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरा एटीट्यूड है येलो कलर की जैकेट पहन के घूमने का, राइट। तो आप हल्की लाइट दो या गाढ़ी लाइट दो रेड कलर की, उसको नहीं चाहिए, वो बोलता है कि मेरे को मिनिमम येलो कलर की लाइट दो। शुभम समझ में आया? वो बोलता है मिनिमम मुझे येलो कलर की लाइट दो, तभी मैं क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना चालू करूंगा, राइट। हाँ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर की लाइट देना चालू करते हैं। तो पहले मैंने ग्रीन कलर दिया, लाइट ग्रीन दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, ये जो मैंने लाइट ग्रीन कलर दिया है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा? लाइट ग्रीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा? शुभम बताओ, लाइट ग्रीन डालने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? यस, नो, नो कैसे यस?
अरे देखो ना, येलो कलर मिनिमम उसको चाहिए था, तो येलो कलर के ऊपर दे दी ना हमने, ग्रीन दे दी, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो निकलना चाहिए, तो निकला ना, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यस, समझ में आया ये वाला टॉपिक, कंसेप्ट। ये जो मेटल सरफेस था ये बोलता था कि मुझे मिनिमम येलो चाहिए, मिनिमम, अब उसके ऊपर की दे सकते हो, तो हमने ग्रीन दे दी, लेकिन ग्रीन कैसी दी, बड़ी फीकी दी, डीम ग्रीन दिया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। हाँ हाँ, तो हाँ, अभी रुको प्रतीक में आता हूं। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट। तो सोचो कि लाइट ग्रीन के केस में 10 इलेक्ट्रॉन निकले, लाइट ग्रीन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने डार्क ग्रीन दिया, डार्क ग्रीन दिया, तो भी आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट। डार्क ग्रीन दे रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लाइट ग्रीन दे रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि ग्रीन की फ्रीक्वेंसी रेड से, येलो से ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि डार्क ग्रीन दोगे और लाइट ग्रीन दोगे तो अंतर क्या है, अंतर कहां पर आएगा, क्या दोनों सेम चीजें होंगी या अलग अलग चीजें होंगी, कहीं ना कहीं तो अंतर आने वाला है, तो कहां पर अंतर आएगा। हाँ, साक्षी ने एकदम सही पकड़ा, एकदम सही आंसर दिया उसने। साक्षी ने बताया कि अगर, हाँ, वेवलेंथ, नहीं नहीं नहीं, वेवलेंथ का कुछ कंसेप्ट कनेक्शन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कनेक्शन है। गुड शुभम, शुभम ने भी सही पकड़ा। लाइट ग्रीन दोगे तो हल्की लाइट है, हल्की लाइट है मतलब कम चीनी है, डार्क ग्रीन दोगे तो ज्यादा चीनी, तो सिरा गाढ़ा बनेगा, तो ज्यादा ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, तो ज्यादा फोटॉन्स पर यूनिट एरिया ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे। समझ में है ना, यहां पर जो डार्क कलर दे रहे हो, ज्यादा ये फोटॉन्स आ रहे हैं, तो ज्यादा फोटॉन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे एट अ टाइम, और ये गाढ़ा कम फोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एट अ टाइम। तो इधर जहां 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, डार्क ग्रीन दोगे तो उसी केस में आपको 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ में आ गया, तो 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, ज्यादा एम्पियर का फ्लो करेगा, इधर कम एम्पियर का फ्लो करेगा, इधर ज्यादा एम्पियर का फ्लो करेगा सर्किट में करंट। समझ में आ गया, इसलिए देखो ना, धूप अगर ज्यादा आएगी गाड़ी, तो भी तो आपका दिन भर बैटरी चलेगा सोलर पैनल का, लेकिन अगर बहुत कम कम धूप आया, बादल ढक गया, तो क्या बैटरी चार्ज होने वाली है, नहीं, चार्ज ही नहीं होगा, कम चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सूरज का गाढ़ापन गिरा ही नहीं, कम फोटो गिरे, फोटॉन्स गिरे। क्लियर हो गया ऐसे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कैसे फर्क पड़ रहा है। जब हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे दिया, नीचे के गाढ़ा करके भी देख लो, इंटेंसिटी बढ़ाकर देख लो, राइट, कुछ फर्क नहीं गिर रहा है, काइनेटिक एनर्जी कुछ आ ही नहीं रही है। लेकिन जैसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर दिया, भले ही लाइट बड़ी डीम भी क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन जरूर निकलेगा। दो केसेस हैं, आप ऑरेंज क्या कर रहे हो, गाढ़ा दे रहे हो, आप ऑरेंज गाढ़ा दे रहे हो, लेकिन ग्रीन क्या है, डीम दे रहे हो। तो गाढ़ा ऑरेंज देने से भी लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन डीम ग्रीन देने से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, राइट। तो इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से क्या संबंध है, इलेक्ट्रॉन के स्पीड से कोई संबंध है क्या, इलेक्ट्रॉन के स्पीड से कोई संबंध नहीं है। इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी गाढ़ेपन का, ये जो कलर जो गाढ़ा हो रहा है, इंटेंसिटी का जो संबंध है वो सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से संबंध है, कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बस। लेकिन जो स्पीड पकड़ेगा वो तो फ्रीक्वेंसी ही बताएगा, ये फ्रीक्वेंसी है ना, वो तो फ्रीक्वेंसी बताने वाला है। समझ में आ गया, तो लाइन लिखो, नोटबुक में लाइन लिखो, इंटेंसिटी का संबंध नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। लिखो, इंटेंसिटी हैज इंटेंसिटी हैज रिलेशन ओनली एंड ओनली विथ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉइंट लिखो।
ठीक है, तो इंटेंसिटी है संबंध विद नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नॉट विद द स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी अगर आप डार्क ग्रीन दोगे या लाइट ग्रीन दोगे, तो डार्क ग्रीन में बस 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लाइट ग्रीन में 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन अगर इनकी स्पीड कंपेयर करोगे ना, 10 इलेक्ट्रॉन की स्पीड और 50 इलेक्ट्रॉन की स्पीड, दोनों की रफ्तार सेम होगी, दोनों सेम स्पीड से भाग रहे होंगे, ज्यादा स्पीड वाला कोई नहीं। लेकिन स्पीड का रिलेशन कहां आता है? फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना। येलो कलर दोगे तो कम स्पीड से भागेगा, बट ग्रीन दोगे तो ज्यादा स्पीड से भागेगा। तो फ्रीक्वेंसी स्पीड से जुड़ा है और इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा है, ये चीज याद कर लेना, राइट। तो अभी ये ग्राफ देखो कैसा आएगा। ग्राफ ऐसा होगा कि एक काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है। तो इंटेंसिटी क्या है? आप कुछ भी दो, इंटेंसिटी आप कुछ भी दो, राइट, डीम दो, कुछ भी दो, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे ना। समझ में आ गया? इंटेंसिटी आप चाहे आप कुछ भी दो, डीम दो, ब्राइट दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्पीड तो वैसी की वैसी रहेगी। इस केस में भी जो स्पीड है उस केस में भी वही स्पीड आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? फिक्स। और काइनेटिक एनर्जी मतलब वाई एक्सिस अगर कांस्टेंट है, इफ वाई एक्सिस इज कांस्टेंट देन इट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिंपल सा चीज है। राइट तो ये हो गया आपका, इसको छाप लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। नहीं तो इतनी छोटी छोटी चीज में आपको एमसीक्यू में गिरा देंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है? होमवर्क क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है दूसरा वाला, काइनेटिक एनर्जी इधर ले आओ, आई इधर ले आओ, प्लॉट करना है आई वर्सेस के ई, प्लॉट इट। ठीक है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, और पिछला वाला भी होमवर्क क्वेश्चन था। तो ये हम मंडे को चेक करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट खत्म हो गया है, और इसके ऊपर और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स बाद में करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट मेरा क्लास रहेगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, वहां से चालू होगा। एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? एमसीक्यू में क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, मेन है सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बनाना। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स अगर बन जाते हैं तो आपके लिए एमसीक्यू बनाना कोई बड़ा चीज नहीं है। ओके, तो आप एक बार इस सब चीजों को रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट्स को तगड़ा कीजिए। और जहां तक बात रही वाइवा की, आप लोगों को मंडे से वाइवा चालू हो रहा है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बिगिनिंग लेक्चर 1 से, राइट। कहां तक का? यहां तक का, आज तक मैंने जितना पढ़ाया, सिलेबस इज दिस मच। तो मंडे से आप लोगों का वाइवा चालू हो रहा है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नए बैच वालों का लिस्ट शेड्यूल दे दूंगा हर दिन, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, इस तरीके से मैंने बनाया। संडे वाला हमने छोड़ दिया। मंडे को 15 मिनट दो स्टूडेंट्स का पैरेलली होगा। टाइम रहेगा 7:15 to 7:30, क्योंकि नए बैच का है, पुराने बैच का है 7 to 7:15 शाम को, और नए बैच का आएगा 7:15 to 7:30। 2 स्टूडेंट्स पर डे, और हम उनको पैरेलल वाइवा पूछेंगे। नहीं नहीं, जो पुराने बैच वाले अटेंड कर रहे हैं, ये वाला बैच जिसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री सिखा रहा हूं, उनको मैं ऑर्गेनिक वाला पूछूंगा। ठीक है, उनको इनके साथ अभी नहीं बिठाऊंगा। सिंपल पूछेंगे, हार्ड पूछेंगे? कुछ सिंपल हार्ड कुछ नहीं है, जो पढ़ाया गया वहीं से पूछा जाएगा। हाँ, छोटे छोटे मगर मोटी बातों का सेशन कल है। तो कल हमारा महाभारत का सेशन रहेगा, महाभारत बिगिनिंग होगा, इंट्रोडक्शन होगा। टाइम वैसे तो कल हम बता देंगे, बट टेंटेटिव टाइम इज 7 PM इवनिंग। हाँ, आपको हम स्लाइड्स भेज देंगे, आपको हम स्लाइड्स भेज देंगे, आज रात आपको मिल जाएगा स्लाइड।